हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल द एक्सेप्शनल एकेडमी। आज के टाइम पर हर जगह इलेक्शन का माहौल बना हुआ है। अलग अलग नेशनल पार्टी पार्टिसिपेट किए हुए हैं। ऐसे में हम आम लोगों का, जो इंडिया का सिटीजन है, उन लोग की पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है? हमारा पहला ड्यूटी, या तो कह सकते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये है कि एक एलिजिबल जो एमपी है उनको सिलेक्ट करना, जो हमको रिप्रेजेंट कर सकते हैं सेंटर पर जाकर के। तो ऐसे में हमारी सबसे बड़ी ड्यूटी ये है कि पोलिंग बूथ पर जाए और वहाँ पर अपने वोट को कंट्री के लिए यूज करें। ओके, अब आते हैं अपने टॉपिक पर। आज हम लोग बात करेंगे इलेक्शन से ही रिलेटेड एक मेजर टॉपिक के ऊपर। है क्या, जैसे कि हमारे पास कई नेशनल पार्टी हैं। अब ऐसे में कुछ लोग का ये मत होता है कि हमको न तो ये पसंद न तो वो पसंद, बट मैं वोट देना चाहता हूँ, दूँ किसे? तो हमारे पास एक ऑप्शन आता है नोटा का। तो आज नोटा के बारे में हम लोग बात करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का नोटा को ले आने के पीछे का मकसद क्या था। तो आज हम यहाँ पर नोटा के बारे में डिटेल में समझने का कोशिश करेंगे। हाँ, चलते हैं अपने टॉपिक पर। नोटा मतलब होता है कि नॉन ऑफ द अबव, मतलब कि हमको कोई पार्टी पसंद नहीं है। जितने ऊपर नेशनल पार्टी मेंशन किए गए हैं, हमको उनमें से कोई पसंद नहीं है। तो ऐसे में नोटा का ऑप्शन बचा रहता है कि जब कोई नेशनल पार्टी पसंद नहीं आती तो हम नोटा का ऑप्शन चूज कर सकते हैं। अब आगे नोटा के बारे में समझने से पहले कुछ हम टॉपिक को बाइफरकेट कर लेते हैं कि हमको पढ़ना क्या क्या है। हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कि नोटा के आने से पहले कि कौन सी प्रॉब्लम थी जो कि नोटा का ऑप्शन लाना पड़ा। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि नोटा के आने के बाद क्या चेंजेस आई। थर्ड हम लोग बात करेंगे कि अगर मान के चलिए कि जैसे नोटा को मेजॉरिटी मिल गई तो क्या होगा। और लास्ट हम लोग बात करेंगे कि क्या हमको नोटा पर वोट देना चाहिए। अब इतने सालों के बाद इलेक्शन का टाइम आता है, तो ऐसे में क्या नोटा जो ऑप्शन है वो सही है कि नहीं? हम लोग नोटा का बटन दबा करके वेस्ट नहीं कर रहे हैं अपना मत? तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है, इन सभी बातों को हम लोग यहाँ पर देखेंगे। ओके, सबसे पहले नोटा का फुल फॉर्म नन ऑफ द एबव, इसको जानते रहिए। नन ऑफ द एबव का मतलब कि जितने नेशनल पार्टी ऊपर मेंशन किए गए हैं उनमें से हमको कोई पसंद नहीं है। थोड़ा हम लोग नोटा के बैकग्राउंड स्टोरी जान लेते हैं कि नोटा आया कैसे, कब आया। तो नोटा का जो स्टेटस है, सबसे पहले इसको इंट्रोड्यूस किया था 27 सितंबर 2013 को। फर्स्ट टाइम इसको स्टेट असेंबली में इंट्रोड्यूस किया गया था। अगर और एडिशनल इन्फॉर्मेशन अगर चाहते हैं तो पूछेंगे कोई कि कौन कौन सी स्टेट असेंबली थे, तो राजस्थान, एमपी, मिजोरम, दिल्ली और छत्तीसगढ़। इतने जो 2013 की स्टेट असेंबली का चुनाव हुआ था उसमें नोटा को सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया। ओके, फिर 2014 में इसको राज्यसभा में इंट्रोड्यूस किया गया। ये हो गई हमारे कंट्री इंडिया के बारे में। अगर कोई ये पूछे कि सबसे पहला कंट्री जो नोटा को अपने कंट्री में लाया था तो वो फ्रांस होगा। ओके, और फर्स्ट एशियन कंट्री की बात किया जाएगा तो वो बांग्लादेश थी। और इंडिया हमारा 14th कंट्री था पूरे वर्ल्ड में जो नोटा को इंट्रोड्यूस किया अपने कंट्री में। ओके, अगर नोटा का पावर हम लोग जानने की कोशिश करें तो नोटा पिछला जो 2019 का जनरल इलेक्शन हुआ था उसमें टोटल जो वोट पड़े थे उसका 1.04% जो है लोग जो थे वो नोटा का बटन यूज़ किए थे। ओके, अब हम लोग बात करेंगे अपने पहले टॉपिक पर कि क्या ऐसी प्रॉब्लम थी जो नोटा को ले आने के बाद उस प्रॉब्लम को ख़त्म कर दिया गया, या तो कह सकते हैं कि नोटा को लाने के पीछे का रीज़न क्या था।
समस्याएं क्या थी? देखिए, सबसे बड़ा रीज़न था कि हमारे कंट्री में जो एमपी हैं या एमएलए हैं, उनके ऊपर आधे से ज़्यादा एमपी एमएलए ऐसे हैं जिनके ऊपर क्रिमिनल के चार्जेस हैं। ऐसे में जब नोटा का ऑप्शन नहीं था तो हमारे पास भी कोई ऑप्शन नहीं था कि हम किसको चुनें। सबके ऊपर क्रिमिनल रिकॉर्ड्स हैं। देखिए, होता क्या है कि बहुत बार क्रिमिनल रिकॉर्ड्स फेक भी होते हैं किसी को बदनाम करने के लिए। बात उसकी यहाँ पर नहीं हो रहा है। बात हो रहा है कि नोटा आने के बाद अब हमारे पास जो वहाँ के लोकल लोग हैं वो जान रहे हैं कि हमारा जो ये रिप्रेजेंटेटिव जो खड़ा हुआ है एमपी या एमएलए, उसका नेचर कैसा है, उसका स्वभाव कैसा है। तो हम उसको चूज़ करेंगे कि नहीं चूज़ करेंगे वो हमारे ऊपर हो जाएगा। अदरवाइज़ हमारे पास नोटा का ऑप्शन है। मीन्स हम लोग कह सकते हैं कि नोटा को ले आने का एक बहुत ही अच्छा रीज़न ये भी है कि इससे जो क्रिमिनल रिकॉर्ड्स वाले जो हमारे लीडर हैं उनको आसानी से रिकॉग्नाइज कर लिया जाता है। ओके, नोटा जो है वो हेल्प करता है किसमें? रिकॉग्नाइज्ड क्रिमिनल रिकॉर्ड्स। ओके, यहाँ पर थोड़ा हम लोग क्रिमिनल रिकॉर्ड्स के बारे में बात कर लेते हैं कि अगर कोई ऐसा रिप्रेजेंटेटिव या तो कह सकते हैं एमपी या एमएलए जिनके ऊपर क्रिमिनल रिकॉर्ड्स हैं या तो वो क्रिमिनल हैं, तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। कोर्ट कहती है कि अगर किसी के ऊपर क्रिमिनल रिकॉर्ड्स हैं और वो प्रूव हो चुका है तो वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता। ओके, उसके अलावा उसको जेल होगा और जेल के साथ साथ वो अगले 6 साल तक कोई चुनाव नहीं लड़ पाएगा। अब जेल का टर्म क्या है वो तो कोर्ट के ऊपर है कि उनको कितने साल की सज़ा मिल रही है, और उस जेल के टर्म के अलावा उनको 6 साल तक कोई भी इलेक्शन लड़ने का परमिशन नहीं मिलेगा। और अगर वो क्रिमिनल रिकॉर्ड प्रूव नहीं होता कोर्ट पे तो ऐसे में वो इलेक्शन को कंटेस्ट कर सकता है। ओके, अगर हम एग्जांपल की बात करें तो अभी हाल ही में एक केस आया था राहुल गांधी जी को लेकर के। तो राहुल गांधी जी के ऊपर डिफेमेशन का चार्ज लगा था और वो दोबारा अपर कोर्ट में गए। अपर कोर्ट में कोई ऐसा गवाह या सबूत नहीं मिला कि जिससे उसे प्रूव हो सके कि इनके ऊपर डिफेमेशन का चार्ज जो लगा हुआ है वो सही है। ये बात हो गया कोर्ट का क्रिमिनल रिकॉर्ड्स को लेकर के कि किसी एमपी या एमएलए अगर उनके ऊपर क्रिमिनल रिकॉर्ड्स हैं और वो प्रूव हो गया तो ऐसे में उनके ऊपर कौन सी चार्ज कोर्ट के द्वारा लग सकती है, इसके बारे में हम लोग ने बात किया। अब दूसरा हम लोग बात करेंगे राइट नॉट टू वोट। जी हाँ, सही सुन रहे हैं, राइट टू वोट नहीं, राइट नॉट टू वोट। हमारे पास राइट टू वोट कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है हमारा, वो तो है। राइट नॉट टू वोट जो कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 बोलती है, इसमें क्या है, अगर कोई वोट देना नहीं चाहता और वोट देने का मन है लेकिन वो जितने रिप्रेजेंटेटिव या तो जितने पार्टी हैं, नेशनल पार्टी हैं, उनमें से उसको कोई अच्छा नहीं लग रहा है, तो ऐसे में राइट नॉट टू वोट ये वर्क करता है। इसमें क्या होगा, 2013 के पहले की अगर बात करें तो उस समय क्या होता था कि लोग पोलिंग बूथ पर जाते थे और जाने के बाद क्या होता था कि वहाँ पर एक फॉर्म मिलता था, उसको भरा जाता था। उस फॉर्म का नाम था 49O। ओके, उसको भरने के बाद उसमें सिग्नेचर वगैरह जो अपना करते थे और उसको वहाँ पर जमा कर दिया जाता था। ये राइट नॉट टू वोट का 2013 के पहले का प्रोसेस था। ऐसे में क्या होता था कि कोई सिक्रेसी मेंटेन नहीं होती थी कि आप अगर पोलिंग बूथ से बाहर निकलते थे तो आपको 100% श्योर रहते थे कि जो मैंने किया वो सही है। कोई यहाँ पर सिक्रेसी मेंटेन नहीं रहते थे। और 2013 के बाद क्या हुआ, नोटा का ऑप्शन लाया गया। अब आपको अगर कोई नहीं पसंद, नोटा का बटन क्लिक करिए और चले जाइए। ओके, यहाँ पर थोड़ा मैं मेंशन कर दे रहा हूँ कि जो ईवीएम मशीन पर नोटा का ऑप्शन दिया गया वो किस केस के बाद दिया गया, तो उसको जानते रहिए। उस केस का नाम था
पीपल इंडिया ऑफ सिविल लिबर्टीज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ओके, देखिए पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें ईवीएम मशीन में नोटा का ऑप्शन मैंडेटरी कर दिया गया। क्यों कर दिया गया? क्योंकि कोर्ट ने कहा कि जो पोलिंग बूथ पर 49O का फॉर्म फिलअप किया जा रहा है उसमें कोई सिक्रेसी मेंटेन नहीं हो रहा है। ऐसे में नोटा का ऑप्शन सबसे सही है। अब हम बात करेंगे थर्ड और इम्पॉर्टेंट टॉपिक, व्हाट विल हैपन इफ़ नोटा गेट मेजॉरिटी। मतलब कि जितने पार्टी लड़ रहे हैं चुनाव में उनसे ज़्यादा नोटा को अगर वोट मिल गया तो ऐसे में क्या होगा? तो जान लीजिए ऐसे में कुछ नहीं होगा। मतलब कि अगर मेजॉरिटी में नोटा आ भी गई तो इसके बाद जो पार्टी मेजॉरिटी में है, मतलब सबसे ज़्यादा वोट पाई है, उसको माना जाएगा विनर ऑफ द इलेक्शन। ओके, मतलब कि मान के चलिए जैसे कोई ऐसा इलेक्शन हुआ जिसमें 1000 वोट पड़े और 1000 वोट में नोटा को मिल गया 900 और कोई पार्टी ए है उनको मिला 50, 30 और 20। ओके, तो अब देखिए यहाँ पर नोटा क्या है, मेजॉरिटी में है, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है। विनर किसको माना जाएगा? नोटा के बाद जो मेजॉरिटी में है, पार्टी ए सबसे ज़्यादा वोट पाई है, तो इनको क्या मान लिया जाएगा? विनर। ऐसे में अब आपके दिमाग में ये आएगा तो हमको फ़ायदा क्या हुआ नोटा का बटन दबा करके? नोटा का कुछ पावर ही नहीं रह गया, तो हम लोग बस वहाँ पर बटन दबाने गए थे। जब मेजॉरिटी में रह करके नोटा का कुछ फ़ायदा नहीं निकल रहा है तो नोटा का ऑप्शन क्यों? और इसीलिए इसी के जो ये देख रहे हैं आप कि नोटा का कोई मतलब नहीं निकल रहा है, इसीलिए नोटा को टूथलेस टाइगर बोला गया कि देखने में आपको तो बहुत अच्छी लगेगी, बहुत ख़तरनाक चीज़ लगेगी, बहुत पावरफुल लगेगी, लेकिन एक्चुअल में उसके पास कोई पावर नहीं है। टूथलेस टाइगर। ओके, और इन्हीं सब कारण से सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से क्वेश्चन भी किया था कि अगर नोटा जो मेजॉरिटी में आती है तो जो इलेक्शन है उनको नल एंड वाइड माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा। मतलब कि जो इलेक्शन है उसको कैंसिल कर दिया जाएगा, री इलेक्शन होगा कि नहीं होगा। तो इसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का क्या कहना है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन ईसीआई से क्वेश्चन किया तो इसके जवाब में ईसीआई ने क्या बोला तो उसको सुन लेते हैं थोड़ा। सुप्रीम कोर्ट का क्वेश्चन क्या था कि सुप्रीम कोर्ट सीक ईसीआई रिस्पॉन्स ऑन प्ली टू कैंसल इलेक्शन, मतलब नल एंड वाइड इलेक्शन ऑफ द नोटा गेट मेजॉरिटी वोट्स। इसमें सीधा जो सुप्रीम कोर्ट है उनका कहना है कि क्या री इलेक्शन का प्रोसेस होगा अगर नोटा मेजॉरिटी में आती है तो। अब इसमें ईसीआई क्या बोले? ईसीआई ने कहा, मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा कि री इलेक्शन है वो कैसे गारंटी दे सकता है कि जो नया कैंडिडेट खड़े हो रहे हैं वो जो प्रीवियस कैंडिडेट थे उनसे बेटर होंगे। और ऐसे में अगर नोटा फिर से मेजॉरिटी में आ गई तो कितने बार री इलेक्शन होगा? और दूसरा जवाब डिस्क्वालिफिकेशन को लेकर के ईसीआई ने बोला कि ये तो ऐसा हो गया जैसे कोई नया क्रिकेटर पहले ही गेंद पर आउट हो गया अपने पहले ही मैच में, तो ऐसे में क्या करते हैं आप? उसको पूरा टूर्नामेंट के लिए ही निकाल देंगे, तो ये सही नहीं होगा। ऐसे में क्या होगा कि जो नए कैंडिडेट आ रहे हैं, जो यंग इंट्रेंस आ रही है, जो पॉलिटिक्स में एंट्री कर रहे हैं, उनका जो बैड इफेक्ट पड़ेगा उनके ऊपर। तो डिस्क्वालिफिकेशन वाली जो सिस्टम है वो सही नहीं है। अब लास्ट हम लोग का है कि शुड यू गेट वोट फॉर नोटा। जब नोटा को कोई मतलब ही नहीं रह गया मेजॉरिटी आने के बाद, क्या हमको नोटा का ऑप्शन चूज़ करना चाहिए? तो ऐसे में क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट कहती है कि कुछ तो सिस्टमेटिक चेंज लाना चाहिए। अब नोटा का जब ऑप्शन दिए हैं तो उसमें कुछ ऐसा पावर होना चाहिए कि जिसमें जो हमारी पॉलिटिकल पार्टी है उसमें
बेटर कैंडिडेट को लॉन्च कर सकें। ऐसा कुछ सिस्टम तो लाना पड़ेगा। नोटा को कुछ पावरफुल बनाना होगा। और सुप्रीम कोर्ट कहती है कि देखिए नोटा जो है वो शुड बी चॉइस होना चाहिए, ट्रेंड नहीं होना चाहिए। ओके, नोटा शुड बी चॉइस नॉट ट्रेंड। इसका मतलब कि जो नोटा है वो एक सोचा समझा किसी एक आम आदमी का डिसीजन है। ओके, मतलब यह एक सोचा समझा डिसीजन होना चाहिए किसी भी इंटेलेक्चुअल पर्सन का, कि ट्रेंड ना हो कि सब दे रहे हैं, अरे चलो कोई नहीं पसंद दे देते हैं नोटा को, क्या फ़ायदा, कुछ कोई भी आता है कुछ नहीं करता। तो ये नहीं होना चाहिए। यह एक सोचा समझा आपका डिसीजन होना चाहिए कि हम नोटा का बटन दबाने जा रहे हैं, क्या एक्चुअल में वो सही है। ओके, देखिए इतने साल में आपको मौका मिलता है वोट देने का, तो उसको एक रेशनल तरीके से सोच कर डिसीजन मेकिंग कर करके तब आप जा कर के वहाँ पर एक बटन को चूज करिए। हम लोग नोटा को राइट टू निगेटिव वोट या तो राइट ऑफ निगेटिव ओपिनियन भी कहते हैं, कि मतलब हमको कोई नहीं पसंद, हम एकदम अलग रहेंगे, हम किसी को वोट नहीं करेंगे। तो इसलिए नोटा को हम लोग राइट ऑफ निगेटिव वोट भी कहते हैं। तो ये सब हो गया नोटा के बारे में। तो आप भी वो चुनाव का समय है, तो आप सोचा समझा डिसीजन ले करके किसी एक को चूज़ करिए कि हमको किसको वोट देना है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक हैव ए नाइस डे, गुड बाय एंड टेक केयर।